हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 4.0 क्लास 6 टू 10 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सब्जेक्ट है मेरा भूगोल, सेट नंबर है 47। इससे पहले ऑलरेडी हमने 46 सेट करा रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर इन सभी का पीडीएफ फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके व्हाट्सअप चैनल या फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके सीधे पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, बिना किसी तामझाम के, बिना किसी 1 रुपया खर्च किए हुए। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल रहेगा आपके लिए, बिहार का न्यूनतम शहरीकरण वाला जिला कौन सा है। सवाल है, बिहार का न्यूनतम शहरीकरण वाला जिला कौन सा है। मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, भागलपुर, एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना है, बिहार का न्यूनतम शहरीकरण वाला जिला है समस्तीपुर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी ऑप्शन के बारे में बात करें तो भागलपुर ये देखेंगे कि सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है, जबकि मुजफ्फरपुर लीची के लिए फेमस है ये ज़िला। ठीक है, मुजफ्फरपुर की लीची के नाम जरूर सुने होंगे आप। ठीक है, तो मुजफ्फरपुर यहाँ पे देखेंगे लीची के लिए फेमस है, जबकि भागलपुर सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल रहेगा, काला हिरन निम्नलिखित में से किस श्रेणी के जीवों से संबंधित है। बताना है कि काला हिरन निम्नलिखित में से किस श्रेणी के जीवों से संबंधित है। लुप्त प्राय प्रजातियां, दुर्लभ प्रजातियां, स्थानिक प्रजातियां या फिर एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, काला हिरन लुप्त प्राय प्रजातियों की श्रेणी में आता है या जीवों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, लुप्त प्राय प्रजातियाँ कहें या फिर संकटपन्न प्रजातियाँ कहें, बात एक ही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर संकटपन्न भी अगर ऑप्शन दे रखा हो तो वो भी सही होगा। ठीक है, साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि इनका जो काला हिरन का प्राकृतिक आवास देखेंगे तो ये इसका प्राकृतिक आवास भारत, नेपाल और पाकिस्तान में घास के मैदान और मैदानों और खुले जंगलों में ये देखने को मिलते हैं। ठीक है, एक तरफ से ये देखा जाए तो एक सामाजिक जंतु है और अक्सर झुंड में ये बनाते हैं, झुंड में रहते हैं। ठीक है, जिनमें नर और मादा का अलग अलग समूह होते हैं। ठीक है, और ये भी याद रखना है कि काले हिरन शाकाहारी होते हैं, मुख्यतः ये घास खाते हैं। ठीक है, और ये भी ध्यान रखिएगा, इस प्रजाति को IUCN लाल सूची में न्यूनतम चिंताजनक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, जो वैश्विक स्तर पर इनकी अपेक्षाकृत स्थिर संख्या को संकेत देता है। ठीक है, याद रखना है, और साथ ही साथ ध्यान रखना है कि काला हिरन भारत और नेपाल में पाए जाने वाला एक मृग है, इसे संकटपन्न प्रजाति माना जाता है और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के शेड्यूल्ड 1 के अंतर्गत काले हिरन को शिकार करना निषेध है। ठीक है, बाकी बात करें दुर्लभ प्रजातियों के बारे में, ये क्या है, तो ध्यान रखना है कि दुर्लभ प्रजाति एक ऐसी प्रजाति है जिसकी संख्या बहुत ही सीमित है या फिर भौगोलिक सीमा सीमित होती हैं, जो इसे विभिन्न खतरों के प्रति संवेदनशील या सेंसिटिव बनाती हैं। ठीक है, जबकि बात करें स्थानिक प्रजातियों के बारे में तो किसी एक खास भौगोलिक क्षेत्रों में पाए जाने वाला जीव होते हैं। ठीक है, स्थानिक प्रजातियाँ। ठीक है, विशेष क्षेत्र या फिर किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्रों में ये जीव पाए जाते हैं। ऐसे जीवों को स्थानिक प्रजातियाँ कहते हैं। जैसे आप जहाँ रहते हैं, मान लेते हैं वहाँ पर कोई ऐसा जीव है जो सिर्फ वहीं पे मिलता है, बाकी दुनिया के किसी कोने में नहीं मिलता है, ऐसे जीवों को क्या कहते हैं, स्थानिक प्रजातियाँ। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगर इस तरीके से कोई अगर यदि आपको याद है ये स्थानिक प्रजाति के उदाहरण के बारे में तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए हम बता देते हैं मिथुन। ठीक है, मिथुन एक पक्षी का नाम है या जीव का नाम है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, और ये कहाँ का स्थानिक प्रजातियाँ ये आप आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। लाल सिंधी किसका एक विख्यात नस्ल है। बताना है कि लाल सिंधी किसका एक विख्यात नस्ल है। गाय, बकरी, भेड़, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है यहाँ पे, लाल सिंधी गाय का एक विख्यात नस्ल है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, लाल सिंधी भारतीय मवेशियों की एक महत्वपूर्ण दुधारू नस्ल है। ठीक है, और इस नस्ल के जानवर जो होते हैं वो भारी और ऊष्मा सहनशील वाले जीव होते हैं। ठीक है, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि तमिलनाडु और केरल की ऊंची पहाड़ियों पर आपको निम्न में से किस वनस्पति का अनुभव होने का सबसे अधिक संभावना है। अगर आप तमिलनाडु और केरल की ऊंची पहाड़ियों पर जाते हैं तो किस तरह का वनस्पति आपको देखने को अधिक संभावना होगी। पर्वतीय आर्द्र शीतोष्ण वन या फिर उष्णकटिबंधीय अर्ध 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 सदाबहार या फिर उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार, या एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं।
तो याद रखिएगा, अगर आप तमिलनाडु और केरल की ऊंची पहाड़ियों पर जाते हैं तो आपको वहाँ पे पर्वतीय आर्द्र शीतोष्ण वन अनुभव होने की सबसे अधिक संभावना होगी। ठीक है, इस तरह की वनस्पति यहाँ पे देखने को मिलने की संभावना अधिक होगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और इस तरह के पर्वतीय जो आर्द्र शीतोष्ण वन होते हैं उसके लक्षण क्या होते हैं कि इस तरह के देखेंगे, ये समुद्र तल से 1800 से लेकर के 3000 मीटर की ऊंचाइयों पर ही देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे औसतन जो वार्षिक वर्षा होती है वो 150 से लेकर के 300 सेंटीमीटर तक होती हैं। और वहीं बात करें औसत वार्षिक तापमान के बारे में तो यहाँ 11 से 14 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहता है। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल रहेगा आपके लिए, अंडमान द्वीप समूह का राज्य पक्षी निम्नलिखित में से कौन सा है। हर एक राज्य या फिर द्वीप समूह में देखें द्वीपों का एक अलग अपना राजकीय चिन्ह होता है, राजकीय पक्षी होता है, राजकीय जानवर होता है। उस तरीके से यहाँ बताना है कि अंडमान द्वीप समूह का राज्य पक्षी कौन सा है। अंडमान मृदा कबूतर, या फिर अंडमान की लकड़ी कबूतर, या फिर अंडमान पूर्व कबूतर, या एक से अधिक होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, अंडमान द्वीप समूह का राज्य पक्षी है अंडमान की लकड़ी कबूतर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे क्या है, सही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये स्थानिक पक्षी है। आइए ऊपर में पूछ रहे थे ना आप सवाल आपसे कि बताइएगा स्थानिक पक्षी का नाम, तो लीजिए एक स्थानिक पक्षी का नाम ये भी है अंडमान की लकड़ी कबूतर। ठीक है, जो सिर्फ ये जो पक्षी है ना ये सिर्फ आपको अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ही देखने को मिलता है और कहीं नहीं। ठीक है, ये पक्षी एक लंबी पूंछ के साथ एक घरेलू कबूतर के आकार का होता है। इस पक्षी की गर्दन पर एक विसात पैटर्न के साथ एक सफ़ेद सिर होता है। ठीक है, और ये ज़्यादातर देखेंगे कि जो पक्षी जो होते हैं ऐसे पक्षी ये चौड़े सदाबहार जंगलों में देखने को मिलते हैं। ठीक है, जो घने जंगल होते हैं, चौड़े सदाबहार जंगल होते हैं, वहाँ पे देखने को मिलते हैं इस तरह के पक्षी। तो ज़्यादातर ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों में ही देखने को मिलते हैं। ये स्थानिक पक्षी के उदाहरण भी हैं। ठीक है, और ये अंडमान द्वीप समूह का एक राज्य पक्षी भी है, याद रखनी है। चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि राजस्थान के पहाड़ी क्षेत्रों में सामान्यतः 450 मीटर की ऊंचाई से ऊपर कौन सा वन पाया जाता है। क्या सवाल है, राजस्थान के पहाड़ी क्षेत्रों में सामान्यतः 450 मीटर की ऊंचाई से ऊपर कौन सा वन पाया जाता है। सालर वन, बांस वन, डोकरा वन, या फिर उपर्युक्त में से अधिक होगा, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना है, राजस्थान के पहाड़ी क्षेत्रों में सामान्यतः 450 मीटर की ऊंचाई पर सलार वन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल ही क्या होगा, सही होगा। ठीक है, ये वन 450 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। राजस्थान में ये वन उदयपुर, चित्तौड़गढ़, अजमेर, जयपुर, अलवर इन्हीं ज़िलों में देखने को मिलते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ ध्यान रखना है कि सालर का पेड़ गोंद का अच्छा स्रोत है। ये सालर का वन है ना, ये सालर का जो पेड़ होता है इसमें से गोंद प्राप्त किया जाता है। इसकी लकड़ी का उपयोग पैकिंग कैन बनाने के लिए भी किया जाता है। सालर वृक्षों की प्रचुरता के कारण इन वनों को सालर वन का नाम दिया गया है। ठीक है, वहीं बात करें ये बांस वन के बारे में, तो यहाँ भी बांसों के जो वृक्ष है वहाँ की इसकी प्रचुरता देखने को मिलती है, इसीलिए इन जंगलों को बांस वन कहा गया है। ठीक है, और इन वन के फलने फूलने के लिए वर्षा की प्रचुरता प्रमुख शर्त होती है, जरूर याद रखने हैं। और बांस वन ज़्यादातर चित्तौड़गढ़, उदयपुर, कोटा, सिरोही जिलों में प्रचलित हैं। ठीक है, एक है आपका ढोकरा वन। तो ये ढोकरा के जंगल राजस्थान के बहुत बड़े क्षेत्र में पाए जाते हैं। मरुस्थल को छोड़कर राजस्थान के सभी क्षेत्रों में ये भौगोलिक वातावरण ढोकरा वृक्षों के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ बनाती हैं। और ये भी अजमेर, उदयपुर, राजसमंद और चित्तौड़गढ़ के जिलों में देखने को आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल रहेगा, निम्नलिखित में से किस राज्य में मथिकेतन, ध्यान दीजिएगा, मथिकेतन राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, एक से अधिक होगा, या इनमें से कोई नहीं। क्या है सवाल, सवाल ये है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में मथिकेतन राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना है हिमाचल ये केरल में। ठीक है, ये मथिकेतन राष्ट्रीय उद्यान केरल में उपस्थित है, स्थित है। ठीक है, तो ए बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। इसके अलावा याद रखना है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान भी यहीं पर है, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान भी यहीं पे है। इसके बाद एक है आपका अनमुदी सोला राष्ट्रीय उद्यान जो कि यहीं पे है। ठीक है, साथ ही साथ आप लोगों को पता होगा कि केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। इसका गठन किया गया था 1 नवंबर 1956 को, और इसकी भाषा है मलयालम। और यहाँ का प्रमुख त्यौहार ओणम है, विशु है, त्रिशूर है, पूरम है, क्रिसमस है ना, तिरुवथिरा है। ठीक है,
तो ये सब नामों को याद आप रख सकते हैं, यहाँ से सवाल बनाए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है, गहराई से तट तक उनके होने के क्रम में आकृतियों के अनुक्रम की सूची बनाइए। बताना है आपको यहाँ पे कि गहराइयों के तट के उनके होने के क्रम में आकृतियों का अनुक्रम की सूची बनाना है। ठीक है, गहराई से तट, जैसे आप देखेंगे समुद्र होता है ना कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पे गहराई है, तो गहराई से जैसे से ऊपर जाएंगे तो तटों तक पहुँचेंगे, तो इसका जो क्रम है वो किस तरह से वो सूची बनाना है आपको। तो सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलेगा, महाद्वीपीय मग्न तट देखने को मिलेगा, महाद्वीपीय ढलान देखने को मिलेगा, गहरे समुद्री मैदान देखने को मिलेगा, या फिर महासागरीय खाई देखने को मिलेगा। तो ये आपको क्रम से लगानी है कि कौन सा यहाँ पे सही है। ठीक है, तो ऑप्शन को आप पढ़िए, इसके बाद हम आंसर बताते हैं। चलिए, अगर लेट हो रहा है पढ़ने में तो आप वीडियो को पॉज कीजिएगा और पढ़िएगा आराम से, हम इसका आंसर बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा महासागरीय खाई, जिसे ट्रेंच भी कहते हैं। ठीक है, इस बार थोड़ा सा अगर आगे बढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा समुद्री मैदान, गहरे समुद्री मैदान की तरह, जिस तरीके से खाई है प्लेन देखने को मिलता है। इस बार फिर महाद्वीपीय ढलान देखने को मिलता है कुछ इस तरीके से। ठीक है, और उसके बाद फिर महाद्वीपीय मग्न तट देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसका हम एक पिक्चर लेकर के आएंगे, सवाल को फिर से लेकर के आएंगे। ठीक है, और इसका हम पिक्चर लेकर के आएंगे, फोटो लेकर के आएंगे, तो ज़्यादा समझ में आएगा। एक्चुअली में थोड़ा सा आज हम बिजी शेड्यूल था मेरा, तो थोड़ा सा क्वेश्चन जल्दी में सेट किया गया है, और थोड़ा सा मेरे पास आज देखे होंगे कि हम जल्दी जल्दी पढ़ा भी रहे हैं, कहीं जाना भी मुझे, इसीलिए। ठीक है, तो थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, इसको हम और अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे कि ये मग्न तट क्या होता है, महासागरीय खाई क्या होता है। वैसे अगर आप पहले मेरा से बहुत पहले से मेरा लेक्चर देख रहे होंगे और कंटिन्यू मेरा वीडियो देख रहे होंगे, तो आई थिंक मुझे आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा कि मग्न तट क्या है, महाद्वीपीय ढलान कैसा होता है, समुद्री मैदान कैसा होता है। आई थिंक आपको जरूर पता होगा। ठीक है, फिर भी जो नए हैं उसके लिए हम कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन को फिर से लेकर के आएंगे और डीपली समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए, और इसके अलावा भी देखेंगे कि और भी यहाँ पे होता है समुद्र में, देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे ये छोटी छोटी ऊंचाई से देखने को मिलती है, जैसे कि कटक होता है, पहाड़ियाँ होती हैं, समुद्र पर्वत होते हैं, गयोट होता है, खाइयाँ और घाटी होता है। हम लोग सोचते हैं ना कि सिर्फ जो ज़मीन है, सरफेस लैंड है, वहीं पे सिर्फ पहाड़ियाँ पर ये पर्वत वगैरह होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। समुद्र के नीचे जो होता है ना, तल पे, वहाँ पे खाइयाँ होती हैं और वहाँ भी पर्वतें देखने को मिलती हैं, है ना। जैसे समुद्री खाइयाँ, ऐसे ट्रेंच है, फिर इस तरह से पहाड़ भी देखने को मिलती है इस तरीके से। तो खाई भी देखने को मिल रहा है, पर्वत भी देखने को मिल रहा है, ढलान भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ वहाँ भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो उन चीज़ों को और अच्छे से हम पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जब हम वीडियो लेकर के आएंगे तो उसमें सवाल लेकर के आएंगे और अच्छे से आपको बाय द वे इमेज के साथ समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, विश्वास बना के रखिए इस चैनल पे, आपको निश्चित तौर पर अच्छे कंटेंट दिए जाएंगे और अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल। खाली स्थान दे रखा है, महासागर दुनिया के 5 प्रमुख महासागरों में सबसे उथला है। बताना है यहाँ पे कि महासागर यानी कि कौन सा महासागर ऐसा है जो दुनिया के 5 प्रमुख महासागरों में, क्योंकि 5 ही महासागर है ना हमारे पूरे पृथ्वी पर, तो उन 5 महासागरों में से सबसे उथला हुआ कौन सा है। ठीक है, आर्कटिक, प्रशांत, हिंद या एक से अधिक होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है, आर्कटिक महासागर दुनिया के 5 प्रमुख महासागरों में सबसे ये उथला है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही होगा। आर्कटिक महासागर दुनिया के 5 प्रमुख महासागरों में सबसे छोटा भी है और सबसे उथला भी है। ठीक है, बाकी प्रशांत महासागर तो जानते होंगे कि दुनिया के 5 महासागरों में से सबसे बड़ा है। प्रशांत महासागर पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के लगभग 1/3 भाग को आच्छादित करता है, जो दुनिया की सभी भूमि से अधिक है। ठीक है, बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से के अनुसार यदि लगाना चाहें हम लोग, तो सबसे बड़ा प्रशांत महासागर, उसके बाद अटलांटिक महासागर, फिर हिंद महासागर, फिर दक्षिण महासागर और फिर आर्कटिक महासागर। ठीक है, वैसे शायद लिस्ट दिया हो गया होगा। ठीक है, हाँ लिस्ट है आपके पास। ठीक है, यहाँ पे क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रशांत महासागर के बाद अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिण महासागर, आर्कटिक महासागर। ठीक है, पीडीएफ फाइल मिल जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। फंडी की खाड़ी, ठीक है, पहली बार सुन रहे होंगे आप लोग। फंडी की खाड़ी खाली स्थान के तट पर स्थित है। कनाडा, नॉर्वे, चिली, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चिली के बारे में याद है ना, इसको जब इसके बारे में जरूर याद रखिएगा, सवाल यहाँ से बनता है कि सबसे ज़्यादा अक्षांशीय विस्तार किस देश का है, तो ये चिली ही है, मिर्च की तरह है, देखें कुछ इस तरीके से किनारे किनारे बना हुआ इस तरीके से, है ना चिल्ली। तो ये सबसे ज़्यादा अक्षांशीय विस्तार इसका है, इसका किसका, चिली का। ठीक है, तो ये सवाल बनता है कि सबसे ज़्यादा अक्षांशीय विस्तार किस देश का है, तो ये चिली का है। ठीक है, और नॉर्वे के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, यहाँ पे
दिन रात वाली कहानी है, याद है ना कि भूल गए? चलिए बताइए फिलहाल इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे। तो याद रखना है, इसका सही आंसर हो जाएगा कनाडा। ठीक है, फंडी की खाड़ी कनाडा के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल क्या है, सही हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना है कि वर्ल्ड में सबसे ऊंचा ज्वार कनाडा के नोवा स्कोटिया में फंडी की खाड़ी में ही आता है। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा। ठीक है, और बाकी फ़िलहाल इसमें से कुछ जानने की वाली चीज़ नहीं है। ठीक है, तो ज़रूर याद रखिएगा कि ये जो फंडी की खाड़ी है, यहाँ पे सबसे बड़ा ज्वार ज्वारीय अनुनाद से उत्पन्न होता है, ये भी याद आप रख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और फंडी की खाड़ी के जल में एक प्राकृतिक अनुनाद जिसे रिजोनेंस कहते हैं या हिलने डुलने की गति होती है, जिसे सेइची कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, सेइची। ठीक है, थोड़ा सा नाम अलग है, सेइची कहते हैं इसे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, फंडी की खाड़ी के जल में एक प्राकृतिक रिजोनेंस होता है, अनुनाद होता है या हिलने डुलने की गति होती है, जिसे सेइची कहा जाता है। ठीक है, सेइची। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, 90 ईस्ट रीज किस महासागर में स्थित एक पनडुब्बी ज्वालामुखी रीज है? बताना है कि 90 ईस्ट रीज किस महासागर में स्थित एक पनडुब्बी ज्वालामुखी रीज है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर या फिर हिंद महासागर? तो याद रखिएगा, 90 ईस्ट रीज हिंद महासागर में स्थित एक पनडुब्बी ज्वालामुखी रीज है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, हिंद महासागर इसका सही आंसर है। और हिंद महासागर के बारे में याद रखना है कि विश्व के मुख्य महासागरीय विभाजनों में से एक है, जिसमें पृथ्वी पर लगभग 20% ये पानी रखता है। ठीक है, इस महासागर में विश्व भर में मध्य महासागर रीज समूह के सबसे सक्रिय फैलाव रीज है, ये भी याद रखना है। और 90 ईस्ट रीज सामान्यतः हिंद महासागर का अति क्षेत्र है। ठीक है, चलिए, और हिंद महासागर तो लोग जानते होंगे कि विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। ठीक है, जावा गर्त, जिसे सुंडा गर्त के रूप में जाना जाता है, पूर्वोत्तर भारतीय महासागर में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? बुध, शुक्र, मंगल या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो ध्यान रखना है, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है शुक्र ग्रह। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल ही सही होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये कन्फ्यूजन क्या होता है यहाँ पे कि ये हमारा मान लेते हैं, ये हमारा क्या है, सूर्य है। ठीक है, सूर्य के बाद का जो प्रथम जो ग्रह है वो है बुध ग्रह। ठीक है, कौन सा है, बुध ग्रह है। इसके बाद है शुक्र, इसके बाद है पृथ्वी। तो इस अकॉर्डिंग देखा जाए तो सूर्य के सबसे पास में कौन सा ग्रह है? ये तो सूर्य ग्रह है, तो बुध ग्रह है, तो बुध को गर्म होना चाहिए, लेकिन शुक्र ग्रह क्यों है? ठीक है, तो इससे भी रीजन है। रीजन ये है कि शुक्र ग्रह ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण गर्म रहता है ये। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे कि पूरी तरीके से ये कार्बन डाइऑक्साइड से बना है, जो कि उन गैसों में से एक है जो कि ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण बनता है। ठीक है, तो आपको सिंपल से याद रखना है कि यहाँ पे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड से बना है, जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट बनाता है, जिसकी वजह से ये बुध ग्रह बिल्कुल ही क्या है, गर्म है। माफ़ कीजिएगा, शुक्र ग्रह गर्म है बुध के तुलना में, जबकि गर्म क्या होना चाहिए था, बुध को होना चाहिए था, क्योंकि सूर्य के सबसे पास में है। ठीक है, तो इसके पीछे रीजन समझ में आया ऐसा क्यों है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे लगभग 464 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है। ठीक है, मध्य तापमान। ठीक है, चलिए अगला सवाल है यहाँ पे कि पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग कितना समय लगता है? बताना है, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग कितना समय लगता है? 365 दिन, 365.25 दिन या फिर 365.50 दिन, एक से अधिक में से कोई नहीं? तो याद रखना है, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 365.25 दिन लगता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा तो यहाँ पे 365 तो अब लेंगे ही। ठीक है, प्लस में जो 0.25 दे रखा है, ठीक है, इसको चेंज करना चाहेगा यदि घंटा में, तो कैसे चेंज करेंगे? तो अगर दशमलव रेखा हटाएंगे तो क्या नीचे आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, तो 25 चौक 100 कितना में से 24 घंटा का दिन होता है ना, तो 4 छक 24 यानी कि 6 घंटा। ठीक है, तो 365 दिन 6 घंटा, 365 दिन 6 घंटा लगभग कर सकते हो। ठीक है, कैसे चेंज किया समझ में आया? 0.25 है ना, तो इसको हटाएंगे दशमलव तो नीचे आ जाएगा 2 जीरो, 2 अंक के बदले 2 जीरो, तो ये हो जाएगा 25 चौक 100 यानी कि 1/4। कितना में से, एक दिन में कितना होता है, 24 घंटा होता है, तो 24 से गुना कर देते हैं, तो 4 छक 24 यानी कि 1/4, 24 घंटा का 1/4 कितना होगा, 6 घंटा होगा। तो 365 दिन 6 घंटा हो गया। ठीक है, तो ध्यान रखते हैं यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है,
बाकी और भी देख सकते हैं यहाँ पे कि पृथ्वी को सूरज की परिक्रमा करने में 365.25 दिन या 365 दिन 6 घंटा 9 मिनट 9.51 सेकेंड का समय लगता है। इसे ही सौर वर्ष कहा जाता है और इस सौर वर्ष को ट्रॉपिकल वर्ष भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि पृथ्वी की विषुवत रेखा की परिधि कितनी है। बताना है आपको कि पृथ्वी की विषुवत रेखा की परिधि कितनी है। 40,090 किलोमीटर, 45,090 किलोमीटर या फिर 50,090 किलोमीटर या एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है पृथ्वी की विषुवत रेखा की परिधि है 40,090 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। ठीक है, देखिए लमसम में यहाँ पे दे रखा है 40,090.28 किलोमीटर, लगभग वहाँ पे 40,090 दे रखा है, तो आप मान के चल सकते हो। ठीक है, ये ऑप्शन सही था वहाँ। ठीक है, और इस दूरी को पृथ्वी अपने दूरी पर 23 घंटा 56 मिनट में तय कर लेती है, लगभग जो हम लोग 24 घंटा मानते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल रहेगा यहाँ पे कि पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है। पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है कहाँ पे। 0 अक्षांश के पास या 23 डिग्री अक्षांश के पास या 70 डिग्री अक्षांश के पास या एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। बताना है कि पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक कहाँ रहती है। तो याद रखना है पृथ्वी पर मरुभूमि होने की अधिक संभावना 23 डिग्री अक्षांश के पास रहती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल भी सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा 23 ही नहीं, ध्यान रखना है कि 15 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री के बीच में। ठीक है, 15 से 30 डिग्री के बीच वाले जो क्षेत्र होते हैं ना, ज़्यादातर वहाँ पे मरुभूमि देखने को मिलते हैं, संभावना अधिक रहती है। ठीक है, तो इसी रेंज में आ रहा है 23, तो हम लोग लेंगे बी ऑप्शन। ठीक है, तो 15 से 30 के बीच में कुछ भी रहता है उसको हम लोग काउंट जरूर करते हैं। ठीक है, चलिए तो ध्यान रखिएगा पृथ्वी पर उष्ण शुष्क मरुस्थलीय जलवायु का विस्तार जो होता है वो 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 30 डिग्री अक्षांश के बीच में होता है। ठीक है, 15 डिग्री सेल्सियस नहीं, माफ़ कीजिएगा, 15 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश के बीच। ठीक है, फ्लो में हमने शायद सेल्सियस बोल दिया था, माफ़ कीजिएगा। ठीक, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है कि बिहार में सामान्य वर्षा कितना होता है। 1205 मिलीमीटर या 1200 सेंटीमीटर या फिर 120 मिलीमीटर या फिर एक से अधिक होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है बिहार में सामान्य वर्षा होता है 1205 मिलीमीटर या फिर 120.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा जिला पश्चिम बंगाल की सीमा से नहीं लगे हैं। बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला पश्चिम बंगाल की सीमा से नहीं लगे हैं। किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, एक से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। तो देखेंगे आप अगर यदि मैप पर ध्यान से, तो किशनगंज, उसके नीचे पूर्णिया, उसके नीचे कटिहार, और ये तीनों जिला पश्चिम बंगाल की सीमा से लगे हुए हैं। ठीक है, ये तीनों जिला लगे हुए हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी या ई हो जाएगा, क्योंकि पूछा है नहीं लगे हैं, तो तीनों का लगा है ना। अगर पूछता लगे हैं तो एक से अधिक हो जाता, नहीं लगा है तो उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार ये मात्र 3 ही जिले ऐसे हैं जो कि पश्चिम बंगाल के साथ सीमा बनाते हैं, जबकि किशनगंज देखेंगे कि ये नेपाल के साथ भी सीमा बनाता है और पश्चिम बंगाल के साथ भी सीमा बनाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा जिला घाघरा गंडक दोआब के अंतर्गत नहीं आता है। बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला घाघरा गंडक दोआब के अंतर्गत नहीं आता है। सिवान, सारण, रोहतास, एक से अधिक होगा, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे बिहार का मैप कुछ इस तरीके से मैप है यदि, ठीक है, तो यहाँ से आप देखेंगे कि ये गंडक है। ठीक है, और एक और को बोल रहा है घाघरा और गंडक। ठीक है, तो ये घाघरा है और इधर से देखें गंडक है, तो इसके बीच वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र बारे में बताना है। तो आप देखेंगे इस क्षेत्र में कौन नहीं आ रहा है यहाँ पे, सिवान, सारण, तो यहाँ पे देखेंगे सिवान और सारण तो यहीं पे है। ठीक है, तो यहाँ पे रोहतास देखेंगे, रोहतास कहाँ पे, यहाँ पे एरिया में है, तो देखेंगे इसके अंतर्गत ये नहीं आएगा, बाकी सिवान, सारण तो आएगा ही आएगा। शायद इसका अपने पास मैप है, देख लेते हैं। हाँ है, ठीक है, चलिए लिया है। टाइपिस्ट को धन्यवाद कि ले रखा है, मैंने बताया था उससे कि इसको ज़रूर इंक्लूड कीजिएगा यहाँ पे, तो कर दिया है वो। ठीक है, देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये घाघरा है यहाँ पे। ठीक है, दिख रहे हैं आपको यहाँ पे ये घाघरा है, यहाँ से इधर से घाघरा आ रही है, गंगा मिल जा रही है, और यहाँ से गंडक आ रही है ये। ठीक है, इसके बाद बूढ़ी गंडक, फिर बागमती, फिर कमला, फिर कोसी और फिर महानंदा। इधर से देखेंगे दक्षिण की जो नदियाँ हैं वो कर्मनाशा, ठीक है, कर्मनाश कर रही हैं, फिर यहाँ पे सोन नदी, इस बाद फिर यहाँ पे पुनपुन, फिर फल्गु, फिर क्यूल, और फिर अजय। ध्यान रखिएगा कि इसकी डायरेक्शन इधर है। ठीक है, ये गंगा में नहीं मिलती है, ध्यान रखिएगा, इधर होते हुए बिहार, ये झारखंड होते हुए तो निकल जाती हैं आगे। ठीक है, दामोदर से जाके मिल जाती हैं ये। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कौन कौन है, कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, फल्गु, क्यूल और अजय नदियाँ। अजय तो छोड़ ही दीजिए इधर। ठीक है, तो गंगा की सभी सहायक नदियाँ हैं, तो हमें बात करना है किसमें, घाघरा और
गंडक के बारे में। तो ये आपका रह गया यहाँ पे, थोड़ा सा फिर से रेज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे हो गया गंडक और ये हो गया आपका घाघरा। तो इसके जो देखेंगे कि ये इस दोआब किसको कहते हैं, दो नदियों के बीच वाला क्षेत्र, दोआब कहते हैं दो नदियों के बीच का क्षेत्र को दोआब, ठीक है। तो ये वाला दोआब हो गया इधर। तो ये वाला यहाँ पे कौन कौन सा जिला है, यहाँ तो रोहतास नहीं आएगा ना, रोहतास तो यहाँ पे है, ये जगह पर है रोहतास, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिवान और सारण, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा डी ऑप्शन। समझ में आया, दिक्कत नहीं होना चाहिए, अच्छे तरीके से समझा दिया हमने, ठीक है। आप देख ही सकते हो, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है वैसे, ठीक है। बस आपको नदियों के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सी नदी कहाँ पे है, ठीक है। तो याद रखिएगा एक बार, कैसे याद रखना है, सबसे पहले घाघरा, फिर चले गंडक की तरफ, फिर बूढ़ी गंडक, फिर बागमती, कमला, कोसी और ये महानंदा, ठीक है। और नीचे चले तो सबसे पहले कर्मनाश करेंगे, फिर सोन नद में चलेंगे नहाने के लिए, फिर पुनपुन, ठीक है, फिर फल्गु, फिर क्यूल और फिर अजय को तो छोड़ देंगे, ये दक्षिण की तरफ है, ठीक है। तो इन नदियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अभी हम जो बिहार का सेशन लेके चल रहे हैं ना, बिहार एक नज़र में, बिहार एक परिचय जो पढ़ रहे हैं, जो भी हम लोग देख रहे हैं वहाँ पे, तो पार्ट 1 देखे हैं, पार्ट 2 देखे हैं। तो अभी भारतीय राज्य व्यवस्था देखे थे, उसके आगे हम लोग फिर किसी न किसी लेक्चर में भारतीय बिहार की नदियों के बारे में भी पढ़ेंगे। तो वहाँ पे जितने पॉसिबल क्वेश्चन होंगे 50, 40, 100, उस सारे क्वेश्चन हम लेकर के आएंगे, एक भी डॉट नहीं रहने देंगे, पूरे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर के साथ और मैप के साथ पढ़ने वाले वहाँ पे बिंदास तरीके से, ठीक है। बस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए, ठीक है। वरना फिर खोजना पड़ेगा, एक बार दोस्त जब भूल आ जाता है ना तो खोजना पड़ता है कि यार कहाँ गुम हो गया। वैसे अगर मेरा चैनल एक बार चला गया तो फिर खोजना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अगर आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब पहले कर लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए, और बेल आइकॉन जरूर ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए लेते हैं अगला सवाल, और सेशन का आखिरी सवाल पे हम लोग पहुँच चुके हैं। सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी भूमध्य सागरीय जलवायु में पाई जाने वाली वनस्पति की विशेषता नहीं है। बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी भूमध्य सागरीय जलवायु में पाई जाने वाली वनस्पति की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए है, आमतौर पर इस क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ों में छोटे चौड़े पत्ते होते हैं, ठीक है। बी कह रहा है कि इस क्षेत्र में पेड़ कभी बहुत ऊंचे नहीं होते हैं, ठीक है। सी कह रहा है कि छाया की उपस्थिति वनस्पति के विकास में मदद करती है, और डी कह रहा है एक से अधिक होगा, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। चलिए तो बात करें पहला कथन के बारे में, दे रखा है कि आमतौर पर इस क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ों में छोटे चौड़े पत्ते होते हैं। बिल्कुल ही सही है, ध्यान रखना है, भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र में ऐसे ही वनस्पति पाई जाती हैं। तो पहला कथन सही है। बी कथन दे रखा है कि इस क्षेत्र में पेड़ कभी बहुत ऊंचे नहीं होते हैं। इस क्षेत्र में पेड़ कभी बहुत ऊंचे लंबे ही नहीं होते हैं, बिल्कुल ही सही है, यहाँ पे ऊंचे नहीं होते, छोटे ही होते हैं, छोटे होते हैं, चौड़े पत्ते वाले होते हैं, ठीक है। सी कथन कह रहा है कि छाया की उपस्थिति वनस्पति के विकास में मदद करती है। ये कथन गलत है कि छाया की उपस्थिति वनस्पति विकास में कैसे मदद कर सकती है, छाया कैसे मदद करेगा, तो ये कथन गलत है। बाकी ए और बी यहाँ पे सही है, पूछा था कौन विशेषता नहीं है, तो सी वो विशेषता नहीं है, ठीक है। आए समझ में, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बाकी ध्यान रखना है यहाँ पे कि भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र में पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पतियाँ की विशेषताएं इस प्रकार हैं। जैसे कि पहला पॉइंट देखें तो छोटे चौड़े पत्तों वाले पेड़ व्यापक रूप से फैले होते हैं और कभी भी बहुत लंबे नहीं होते हैं। और छाया की अनुपस्थिति भूमध्य भूमियों की एक अलग विशेषता है। पौधे गर्मी, शुष्क हवा, अत्यधिक वाष्पीकरण और लंबे समय तक सूखे के विरुद्ध निरंतर ये संघर्ष करते रहते हैं, ठीक है। तो ये है भूमध्य सागरीय जलवायु में पाई जाने वाले वनस्पति की कुछ विशेषताएं, ठीक है। तो ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 MCQ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा अगर PDF फाइल पानी है तो, क्योंकि वहाँ पे PDF फाइल अपडेट प्रतिदिन कर दिया जाता है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट और एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। और अपना पढ़ाई कंटिन्यू जारी रख सकते हैं वहाँ से, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी वादे के साथ, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।